क्या आपने कभी सुना ये आंकड़े सपा के नेताओं की जबान से? जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, वो डर कर कहते हैं। वो ये देख चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा कमजोरों को, मजलूमों को नेता बना रहे हैं और आपको उनके कैद से आजाद करा रहे हैं। जिस दिन आप अकरम बेग को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करते आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ? ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है, कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, कभी पुलिस को मारने का, तो कभी किसी और इल्जाम का। अखिलेश यादव साहब, इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात। यूपी इलेक्शन 2022 का रिजल्ट आ गया। ये भी तय हो गया कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसी क्रम में यूपी इलेक्शन जब शुरुआत हुआ था यूपी इलेक्शन का, तो तमाम पार्टियों ने यूपी में एंट्री भी की, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश भी की। लेकिन जो रिजल्ट आया वो सबके सामने है। कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है ये भी सबके सामने आ गया। और जब इलेक्शन खत्म हुआ, परिणाम आ गए, उसके बाद से तमाम विश्लेषण भी सामने आ रहे हैं। इसी विश्लेषण के क्रम में हमें जो आज चर्चा करने का एक टॉपिक मिला, वो है हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बारे में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के बारे में, जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत दम भरा कि हम यूपी में सरकार बनाएंगे। लेकिन नतीजा क्या रहा कि 100 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरे। उन्होंने 1800 सीटों पे, जिसमें से 99 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। मतलब जमानत नहीं बचा पाए। एक सीट पे इनके प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में कामयाबी हासिल की। खैर, ये तो एक छोटा सा विश्लेषण था। आगे की हम जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत कुमार शर्मा जी से बात करेंगे कि क्या AIMIM की सोच थी, क्या उद्देश्य था जिसको लेकर ये यूपी विधानसभा में एंट्री के, यूपी विधानसभा चुनाव में, और क्या स्थिति है अब उनकी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल। धन्यवाद शुभेंदु। AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या सोच के यूपी में उन्होंने किस्मत आजमाने की कोशिश की और क्या मिला उन्हें? शुभेंदु, ओवैसी को जो है वैसे तो हैदराबाद का नवाब भी कहते हैं, हैदराबाद के नवाब माने जाते हैं ओवैसी साहब, और कई सालों से लोकसभा चुनाव के साथ-साथ असेंबली इलेक्शंस में भी वो अपनी और अपनी पार्टी की किस्मत हमेशा से आजमाते आए हैं। और यूपी में भी यही एक बड़ा समीकरण इस बार उभर के आया कि समाजवादी पार्टी ने चाह के भी ओवैसी के साथ गठबंधन ना करके शायद कुछ सीटों से हाथ ज़रूर धोया है। और जहाँ तक ओवैसी की हम बात करें, ओवैसी ने साफ तौर पे कहा था कि हम एक किसी जन समुदाय को नहीं मानते, हम मुसलमान एक जब तक नहीं होंगे तब तक जो है यूपी का उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि यूपी में अगर मुसलमान जिसको वोट देते हैं, कहते हैं उसकी सरकार बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो जो अखिलेश ने मना किया, अखिलेश का मैं आपको बता देता हूँ, अखिलेश की जो सोच थी वो ये थी, अगर वो असदुद्दीन ओवैसी से अगर वो गठबंधन करते हैं, तो एक जो हिंदू मुस्लिम का क्लैश वाली जो परिस्थिति होती है कि अगर ओवैसी के साथ अगर वो गठबंधन करते तो हिंदू वोटर जो है वो छटक जाएगा। तो एक ये कारण था कि ओवैसी के साथ अखिलेश ने गठबंधन नहीं किया, लेकिन वही ओवैसी
चाह रहे थे कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ अगर गठबंधन करते तो एटलीस्ट सरकार में हिस्सेदारी ज़रूर बनती। लेकिन अखिलेश ने बिल्कुल पानी फेर दिया ओवैसी की सारे जो सोच थी और 100 में से 99 सीट, जैसे आपने अपने एंकरिंग में बताया कि 100 में से 99 सीट पे ज़मानतें ज जब्त हो गई सारी, चौथे या 5वें नंबर पे आए। तो ये तो हर बार ही होता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है कोशिश करते हैं कि हम जो है सीट से, क्योंकि महाराष्ट्र में अच्छा होल्ड हुआ है। ये कहना गलत है कि ओवैसी को जो है जब भी आते तो कोई सीटें नहीं उनको स्टेट्स में नहीं मिलती, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत अच्छी खासी सीट्स पिछले असेंबली इलेक्शंस में एआईएम को मिली थी। और जहाँ तक यूपी की हम बात करें, यूपी में तो साफ तौर पे कहा जाता है कि बीजेपी वर्सेस सपा का इस बार चुनाव था, लेकिन जो सीटों का नुकसान हुआ है, चाहे ओवैसी को ज़रूर जो है 99 सीटों पे उनका जमानत जब्त हो गई और एक सीट पे सेकंड नंबर पे आए, तो ज़रूर एक चीज़ है कि अ चीज़ें एक बहुत हद तक ठीक थी। जिस सीट पे इन्होंने जमानत अपनी बचाई है, उस सीट पे इनकी जो पार्टी है वो चौथे नंबर पे आई है, इनके जी। कैंडिडेट चौथे नंबर पे आया है। एक चीज और जो अब आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ओवैसी को जो इनकी पार्टी को जो वोट मिले पूरे यूपी विधानसभा चुनाव में, कि इनसे ज्यादा वोट नोटा को पड़े। अगर हुँ, प्रतिशत आंकड़ों की बात करें तो नोटा को 0.69 वोटिंग हुई नोटा पे, और हुँ, ओवैसी को 0.4 समथिंग ऐसे वोटिंग हुई थी। तो जब हुँ। आपकी पार्टी नोटा को भी नहीं बीट कर पा रही है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं? नहीं देखिए, एक एक सादा एग्ज़ाम्पल हमारे पास आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे ही 10 साल 12 साल पहले अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। अन्ना हज़ारे के बाद केजरीवाल जो है, अपनी एक अलग आम आदमी पार्टी बनाई थी और उनका भी यही हश्र होता था, जहाँ भी वो जाते थे दिल्ली, जहाँ से इसका जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का, वहाँ से इस पार्टी का आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और अब देश के हर जगह पे, ज़्यादातर जगहों पे, गोवा से लेकर आप हिमाचल तक चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, हर जगह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े ज़रूर होते हैं, चाहे ज़मानतें जब्त हो जाती हैं, चाहे कुछ ना कुछ सीट उनको जीतने को मिलती। यही असदुद्दीन ओवैसी का ये मानना है कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो शायद आज नहीं तो कल जनता के बीच उनकी जो पॉपुलैरिटी है, क्योंकि वो ऑल हैदराबाद में तो नवाब माने जाते हैं, लेकिन जब वो नॉर्थ और नेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं तो थोड़े से वो नीचे अपने आप को मानते हैं, क्योंकि एक नेशनल नेता ज़रूर हैं ओवैसी साहब, लेकिन जो पार्टी में दबदबा उनका उतना ही है। लेकिन जो पॉलिटिक्स में अगर हम आते हैं और एक, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान की एक अलग पार्टी के तौर पे वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएँ कि जो मुसलमान हैं वो सिर्फ़ एआईएमआईएम को वोट दें, उसके अलावा जो है कोई, क्योंकि सबको वो देख चुके हैं। उनका कहना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को आप देख चुके हो, कांग्रेस को देख चुके हो, आप मायावती को देख चुके हो, आप अखिलेश को देख चुके हो। कोई आपका काम नहीं करा है कि सिर्फ़ एआईएम जो है वही आपकी सबसे अच्छी पार्टी है, तो आप मुसलमानों को उनको यही कहना है कि हम जो है आप हमें वोट दीजिए, हम आपका उद्धार करेंगे। और देखिए उनके जो जनसभाएँ करते हैं, राजनीतिक जनसभाएँ करते हैं वो, तो उनकी जनसभाओं में जो उनके तीखे बोल हैं और जो वो मतलब कमेंट करते हैं या फिर जो कटाक्ष करते हैं विरोधियों पर और एक विशेष वर्ग पे, विशेष धर्म समुदाय पे, जो वो कटाक्ष करते हैं, जो उसके विरोध में बोलते हैं, और क्या उनकी जो ये सोच है कि हम सिर्फ़ एक विशेष धर्म को लेके अगर आगे चलें, क्योंकि उनके भाषणों से ये तो लगता है कि वो किसी विशेष धर्म की तरफदारी कर रहे हैं, उसी के पक्ष में वो बोल रहे हैं, और ये हम नहीं मीडिया रिपोर्ट्स भी कहते हैं। तो क्या इस तरह से आगे लेके चलना अपने एक सिर्फ एक विशेष समुदाय को राष्ट्रहित की राजनीति के लिए राष्ट्रहित में सही है क्या? देखिए क्योंकि एआईएमआईएम को मुसलमान या मुस्लिम एक संप्रदाय की पार्टी ज़रूर माना जाता है, लेकिन उनका वो यही मानना है कि देश के अगर सारे मुसलमान एक हो जाएँ और एआईएम को जॉइन कर लें, तो शायद एक बड़ी जो है पार्टी उभर सकती है। लेकिन उनके कुछ ऐसे बोल ज़रूर होते हैं जो ज़रूर पॉलिटिकल पार्टी को भी चुभते हैं और इवन कुछ जनता के कुछ नुमाइंदे जो जनता भी है, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि वो एक 2 समुदाय के बीच जो है ऐसी बातें हों, क्योंकि भारत एक जो है
सेकुलरिज्म वाला स्टेट है, सब मिल-जुल के रहते हैं, यहाँ पर सेकुलर रहते हैं। तो ये सिर्फ़ जो है वोटों का ध्रुवीकरण जो कहते हैं, उसलिए शायद ओवैसी साहब ये ज़रूर ये बातें बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो जब भी ओवैसी साहब की तारीफ़ पाकिस्तान में हुई है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ही लताड़ा है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दीजिए। मैं एक भारत का बेटा हूँ और भारत का मुसलमान हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे अपने मुसलमान भाइयों को कैसे बताना है, समझाना है। आप लोग इससे दूर रहे। तो एक ये भी चीज़ लोग देखते हैं कि एक जो है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के जो है भारत को तोड़ने की और मुसलमानों को भड़काने की हमेशा से साजिश रखता है। लेकिन ओवैसी ने हमेशा से ही इंटरनेशनल जो मुसलमान संगठन है, उनको साफ तौर पे कहा है कि मैं भारत की सुनता हूँ, भारत में रहता हूँ और भारत का ही जो है मैं गुण गाऊँगा, क्योंकि भारत मेरे लिए सर्वोपरि है। तो यही चीज़ साफ तौर पे जो है ओवैसी साहब की बातों से झलकती है कि जब भी वो भाषण देते हैं तो जो है धर्म संप्रदाय के नाम से कभी-कभी वो बोल जाते हैं, लेकिन वैसे एक जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मैं उनसे मिला हूँ शुभेंदु, अ, दिल के बहुत साफ-सुथरे हैं वो और हमेशा से ही जो है सबको साथ रख के ही वो चलना चाहते हैं। यही पॉपुलैरिटी उनकी हैदराबाद में मानी जाती है कि कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म का, जात का कोई भी आदमी उनसे मिलता है, तो वो एक ही तौर पे उनको ट्रीट करते हैं। नहीं, ये बात तो सही है कि अगर विश्व पटल पे देश के प्रतिनिधित्व की बात करनी है, देश की पैरवी करने की बात होती है, तो मुखर होके असदुद्दीन ओवैसी उस पे प्रबलता से अपनी बात रखते हैं और देश का प्रतिनिधित्व भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अपने देश की गरिमा को बनाए रखते हुए। लेकिन बिल्कुल। ये थोड़ा-सा कि मतलब कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े करना, घर के अंदर थोड़ा इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करना कि उसी घर के दूसरे सदस्य, यहाँ पे घर का तात्पर्य देश से है, उसी घर के दूसरे सदस्य या वर्ग समुदाय के लोग आहत होते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो आप जब जनप्रतिनिधि के तौर पे अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी उन बातों से किसी और व्यक्ति के या किसी और धर्म समुदाय के लोगों के दिल को ठेस पहुँचती है। ये थोड़ा-सा इस पे विचार करने वाली बात है। लेकिन प्रशांत जी, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार में इलेक्शन था, तो उन्होंने बिहार में भी अपनी किस्मत आज़माई और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने और वहाँ पे लगभग 5 सीटें उन्होंने जीती थी। तो क्या हुँ। उसी सोच के साथ इन्होंने यूपी में पदार्पण किया, एंट्री की? क्योंकि आप भी जानते हैं कि यूपी में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसमें से इस बार चुनाव में बात करें अगर आंकड़ों की, तो इन 20% में से लगभग 79% जो वोटर्स थे, मुस्लिम वोटर्स, उनका मतलब तय था कि हमको इनको वोट देना है। वो 79% लोग सपा को वोट दिए। 8% वोट भाजपा को मिला, जो 2017 के चुनाव से 1% ज़्यादा है। यहाँ पे हालाँकि जहाँ तक आंकड़ों की बात करें तो ओवैसी जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाया सपा को, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके लड़ाई करने से भाजपा को ज़रूर फ़ायदा हुआ। क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, भाजपा की हमेशा से बी टीम कही जाती है ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को, और यही अखिलेश से लेकर कांग्रेस भी हमेशा से कहती आई है कि आईआईएम जहाँ भी जाती है वो बीजेपी का वोट तो नहीं काटती है। हाँ, ज़रूर जो अपोज़िशन के वोट, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियाँ हों, उनके वोट ज़रूर काट देती है, और यूपी में भी यही हुआ है शुभेंदु कि जो वोट मायावती और सपा को मिलता था हर बार की तरह, 2017 में भी यही हुआ था कि बसपा के पास भी बहुत अच्छा खासा प्रतिशत पिछले असेंबली इलेक्शंस में गया था। लेकिन इस बार मुसलमानों ने थोड़ा-सा अपना जो है मन बनाते हुए सपा को जो है अ, समझ लीजिए 80% वोट जो है सपा के पास उन्होंने दिया। लेकिन ये एक अगर वही है कि अगर आप एक ही संप्रदाय को जुड़ते हैं और एक ही संप्रदाय के सारे लोगों को अपना वोट मिलता है आपको, लेकिन वो एक आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता है कि आप वो जो है मैंडेट पाएँ जो एक
जैसे 201 से ऊपर का अगर आप जीत 202 सीटों का होता है कि अगर आप यूपी में 202 सीटें ले आए तो एक आप जो है सत्ता में आ सकते हैं 202 से ज़्यादा सीटों का। तो यही चीज़ अभी हुई है कि 7 सीटें जो है इस बार सपा से कम हो गई बिकॉज़ एआईएम ने उनकी सारी सीटें खा ली, चाहे अब वोट प्रतिशत भी मुश्किल से मैं कह रहा हूँ कि शुभेंदु 7 सीटों में 200, 300, 400, 200 इसी ऐसे का ही फ़र्क रहा है और ये अगर वो एआईएम से अगर सपा अगर बंधन कर लेती, तो शायद वो 7 सीटें लेकिन 7 सीटें से फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन वो 7 सीटें वो ज़रूर समाजवादी पार्टी में ऐड हो जाती। तो जी, ये ऐसा भी नहीं है कि ब मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, धीरे-धीरे शायद उनके मन में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ रहा है बीजेपी के लिए भी क्योंकि बीजेपी को कट्टर हिंदू पार्टी के तौर पे माना जाता है। लेकिन सेंटर में मोदी जी ने कई ऐसे कार्य किए हैं क्योंकि उनके लिए हिंदू-मुसलमान नहीं भारत माना जाता है और भारत में हर एक संप्रदाय रहता है, तो हर एक संप्रदाय के लिए वो काम करते हैं, तो शायद इसका भी कुछ फ़र्क यूपी के इलेक्शन में इस बार दिखा जहाँ पर अ, 8% के से थोड़े ज़्यादा ही परसेंट मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। तो जैसे आपने कहा 1-2% ज़्यादा है पिछली बार से, तो ये एक तरह से ये भी उम्मीद जगाता है कि अगर आगे ऐसे कुछ कार्य सेंटर की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ बीजेपी अभी सत्ता में है, काम करेगी तो ज़रूर आगे जाके ये भी वोट जो है बीजेपी की तरफ जाएगा। जी, जी। जैसे अगर हम ये बात करें कि पिछले विधानसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ज़ाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारी योजनाएँ या जो सरकार रही हैं यूपी में पिछले पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की, तो इनका जो एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहीं न हुँ। कहीं सरकारी योजनाओं को हर जाति, धर्म के लोगों तक पहुँचाने में ये सरकार सफल रही है। मानते हैं इस बात को? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स का प्रतिशत भी बढ़ा है, मुस्लिम वोटर्स भी बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मानते हैं इस बात बिल्कुल, को? बिल्कुल। बिल्कुल बड़ा है और यही मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ें हैं वो बहुत इस बार पॉज़िटिव रही बीजेपी चाहे सीटें ज़रूर कम आई लेकिन एक ऐसा वोट पर 270 से ज़्यादा सीटें जीतना एक 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एक सेकंड टर्म में क्योंकि अभी तक जो है ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 मतलब एक ही पार्टी 2 बार जो है जैसे योगी जी के डबल इंजन की सरकार फिर से वापस आई तो ऐसा कभी यूपी में हुआ नहीं है और शायद विकास कार्य और जो एक और चीज़ है शुभेंदु यहाँ पर मैटर करती है कि दंगे या फिर जी, ऐसे क्लैशेस जो यूपी में इस बार 5 सालों में नहीं हुए। तो ये सही भी एक लोगों के मन में जो एक धन संपदा है उनके मन में भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है कि उनके पहले मन में बहुत डर था कि जी, अगर बीजेपी आएगी तो एक हमारे साथ जो है अगर एक धर्म संप्रदाय के साथ एक बहुत गलत हो सकता है लेकिन योगी जी ने बहुत ही साफ तौर पे ये चीज़ बोली कि हम सबका साथ सबका विकास के तौर पे ही सबके साथ काम करेंगे क्योंकि इसके बिना आप जो है लोगों मन में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते और ये चीज़ें बहुत साफ तौर पे अगले लोकसभा के इलेक्शन 2024 में भी साफ तौर पे दिखेंगी कि शायद जो मुस्लिम वोटर है वो इस बार बीजेपी को बढ़-चढ़ कर वोट करें। माना ये जाए कि जो इनकी सरकारी योजना और जो योगी आदित्यनाथ का जो एक संदेश रहा है कि लॉ हुँ, एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं करेंगे, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, उस पर भी हो सकता है इनके मुस्लिम वोटर्स ने इन पे सहमति जताई हो और इन सब वजहों से हो सकता है कि इनका वोट प्रतिशत बढ़ गया। बढ़ गया। चलिए ठीक आपसे अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आगे भी किसी न किसी विषय पे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अगर ओवैसी के एआईएमआईएम की बात करें तो इनके अलग चुनाव लड़ने से ना इनको कोई फ़ायदा हुआ और अगर गठबंधन कर लेते, तो शायद समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन में पार्टी थी जो चुनाव लड़ी थी, उसमें ज़रूर थोड़ी सीटों का इज़ाफ़ा हो जाता। लेकिन फिलहाल इन दोनों लोगों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, बहुमत का आंकड़ा तो फिर भी नहीं पा पाते अगर ओवैसी इनके साथ लड़ते तो। लेकिन ख़ैर लगे रहिए, राजनीति है, राजनीति में बदलाव भी ज़रूरी है, इतिहास बनाना, रिकॉर्ड तोड़ना ये सब तो लगातार चलता ही रहेगा।
अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर अगले एपिसोड में कुछ किसी नए मुद्दे पे आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल पे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद।